राइटिंग में 5.5 बैंड रहने का कारण सबसे बड़ा एक टास्क वन की इग्नोरेंस भी रहता है। टास्क वन में बच्चों को ये नहीं पता कि सेंटेंस वेरिएशन क्या होती है, सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होती है। इसलिए आज की वीडियो जो रहेगी इसमें मैं आपको जितने भी डाटाबेस सेंटेंसेस हैं सबकी सेंटेंस फॉर्मेशन एक ही वीडियो में बताऊंगा और आपको पता चलेगा कि एक लाइन को कितने तरीकों के साथ आप लिख सकते हैं। सो बड़ी ही बेनिफिशियल रहेगी, तो वीडियो के साथ जुड़े रहें। चलो मिलते हैं वीडियो में। सो एज यू नो, जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बता ही दिया है कि आज की जो अपनी वीडियो रहेगी वो रहेगी सेंटेंस फॉर्मेशन ऑफ टास्क वन। इस वीडियो में मैं जो बात करूंगा वो तकरीबन ये जो सेंटेंस फॉर्मेशन यूज़ होगी वो चार टास्क, जो चार डाटा बेस्ड टास्क हैं उसमें यूज़ होगी। सो बहुत अच्छे से देखना, ये आपके लिए एक बैंड बूस्टर वीडियो प्रूव हो सकती है अगर आप अच्छे से इसको फॉलो करना सीखते हैं। ठीक है, चार डाटा बेस में मेरा मतलब है अपना लाइन, बार, टेबल और पाई चार्ट। मैप और प्रोसेस को छोड़ के बाकी जो चार हैं वो इसमें मैं कवर करवाऊंगा। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको बताऊं भी, एक होती है अपनी, सबसे पहले आती है इंट्रो। इंट्रो क्या? इंट्रो बहुत से बच्चे नॉर्मल लिख देते हैं, द बार ग्राफ डिपिक्ट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द बार ग्राफ डिपिक्ट्स द दिस दिस दिस। देखो मैं कहता हूँ भी थोड़ी सी अलग चेंज करो, आपकी जो इंट्रो है उसका तरीका थोड़ा सा चेंज करो। कैसे लिख सकते हो आप इंट्रो? मैं आपको थोड़ा सा लिख के दिखाता हूँ। इसमें सारी इंट्रो कवर हो जाएंगी, सारी की सारी, चारों टास्क की। देखो इंट्रो, आप इंट्रो में नॉर्मल लिख सकते हो। मैं आपको कहूँगा भी आप इंट्रो शुरू करो ऐसे, द इंफॉर्मेशन अबाउट, द इंफॉर्मेशन अबाउट, आगे जिसके बारे में इंफॉर्मेशन है, जो आपके टास्क वन के ऊपर जो दी होती है आपकी स्टेटमेंट, उसके बारे में आप लिख सकते हो। द इंफॉर्मेशन अबाउट, एग्जांपल, द इंफॉर्मेशन अबाउट द परसेंटेज ऑफ व्हीकल्स यूज्ड इन यूएसए। ये आगे जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद आप लगाओगे इज डिपिक्टेड बाय गिवन, जो भी आपका ग्राफ है, लाइन ग्राफ है लाइन ग्राफ, बार है तो बार, पाई चार्ट है तो पाई चार्ट, टेबल है तो टेबल। अब इसमें करना क्या है, यहाँ से लेकर तो यहाँ तक तो सभी टास्क में सेम रहेगा, और इसके जो बाद की कहानी चेंज होती है, यहाँ से लेकर ये आपकी आएगी अकॉर्डिंग टू यूअर जो इन्फॉर्मेशन आपकी दी होती है। ठीक है, जो आपके मैप के ऊपर स्टेटमेंट होती है वो चीज़ आप यहाँ पे लिखोगे। और जो लास्ट में जो आपकी रह जाती है इज डिपिक्टेड बाय, ये चीज़ आपकी सेम रहेगी। और यहाँ पर आपने जो चेंज करना है नेम, लाइन है तो लाइन, बार है तो बार, पाई है तो पाई, टेबल है तो टेबल। तो आपकी जो इंट्रो है अगर आप ऐसे लिख कर आओगे तो ज़्यादा इंप्रेसिव लगेगी और एग्जामिनर को एक अलग सी चीज़ मिलेगी। क्योंकि बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं, लाइन ग्राफ डिपिक्ट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट ऐसे स्टार्ट करते हैं। तो आप अगर इसको एक्टिव से पैसिव, इसमें मैंने क्या किया है, एक्टिव से इसको पैसिव में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म। ओके, पैसिव का मतलब होता है, ये देखो ये इज लग गया और ये लग गया आपकी थर्ड फॉर्म। तो इससे क्या होगा, एग्जामिनर को एक अच्छी इंट्रो मिलेगी और उसको लगेगा भी हाँ भी बच्चे को नॉलेज है, इसीलिए इसने एक्टिव से पैसिव चेंज की है। तो जितने भी तरीके के ग्राफ आएंगे उनकी जो इंट्रो है वो आपने लिखनी है इस तरीके के साथ। ओके, अब मैं आपको एक चीज़ दूसरी बताने जा रहा हूँ, वो होती है आपका ओवरऑल सेकंड चीज़। इसके बाद में ऐसी चीज़ें मैं बताऊँगा ना आपको भी, मतलब वो आप कहोगे भी सर ये किसी ने कभी बताई ही नहीं, हमें ऐसी वेरिएशन करनी ही नहीं आती थी। वो जो बीपी में लिखते हैं वो बताऊंगा, वो मत आप मिस करना। ठीक है, पहले आपकी आ गई इंट्रो। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ आपकी सेकंड आपका जो आता है ओवरऑल। ओवरऑल, ओके, ओवरऑल में क्या करना है आपने, ओवरऑल में आपको देखना पड़ेगा अभी टास्क है कौन सा, लाइन है, बार है, पाई है या टेबल है। मैंने ओवरऑल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। मैं जो लाइन और बार, इनका ओवरऑल एक तरीके के साथ लिखता हूँ, और अपना टेबल और पाई इन दोनों का सेम तरीके के साथ, और इन दोनों का सेम तरीके के साथ। ठीक है, मतलब लाइन और बार आए तो एक तरीका मैं आपको बताऊंगा, वैसे आपने ओवरऑल लिखना है। टेबल और पाई आया तो दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा, वैसे आपने लिखना है। ठीक है, अब लिखना कैसे है, पहले बात करते हैं लाइन और बार की।
ठीक है। ओवरऑल में नॉर्मल ओवरऑल लिख के आप लगाते हैं कोमा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपको पता है एक लाइन ग्राफ जो होता है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, एक लाइन ग्राफ में क्या होता है, ऐसे एक लाइन ऐसे चली गई, सेकंड लाइन ऐसे चली गई, मान लो ये 2 लाइनें हैं। और बार ग्राफ में क्या होता है आपको पता है, बार ग्राफ में नॉर्मल एक ग्राफ ऐसे बन गया और सेकंड आपका बार ऐसे बन गया, थर्ड भी आपका एक लगा लेते हैं, मान लो ऐसे बन गया, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है, आपको एक लाइन नीचे चलेगी, जो लाइन और बार है ना उसमें आपको ट्रेंड देखना है। मान लीजिए ये रेड वाली है, ये ब्लैक है और ये ब्लू है, ठीक है। इसमें आपने ट्रेंड को ही यहाँ पे लिखना है। दोनों के केस में कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे मान लो ये जो ब्लू वाली लाइन है ये नीचे आ रही है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं ओवरऑल द फिगर्स ऑफ, मान लो ये कंट्री बी है, कंट्री बी, द फिगर्स ऑफ कंट्री बी एक्सपीरियंस्ड ये नीचे आ रही है, डाउनवर्ड ट्रेंड, लेकिन ये ऊपर जा रही है। मान लो ये चाइना का है, वाइल जो रेड वाला है मान लीजिए चाइना का है, वाइल द चाइना शोड ए अपवर्ड ट्रेंड थ्रू आउट द होल पीरियड, सारे पीरियड के ड्यूरिंग उसने अपवर्ड ट्रेंड शो किया, उसने डाउनवर्ड, ठीक है। तो आपने जस्ट देखना है ट्रेंड कौन सा है, सॉरी यहाँ पे आना था, ये अपवर्ड आ गया, ये आ गया डाउनवर्ड, यहाँ पे डाउनवर्ड आना था, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक ट्रेंड, ये आ गया दूसरा ट्रेंड। तो यही चीज़ें आपने में देखनी है। मान लीजिए कोई ऐसी लाइन आ गई जिसमें कोई ट्रेंड नहीं है, वो लगातार चेंजेस आ रहे हैं, जिसमें मान लीजिए ये लाइन है, ये ज़्यादा कभी ऊपर कभी नीचे, तो ऐसी लाइन को आप लिख सकते हो। मान लो ये कंट्री सी है, तो मान लीजिए कंट्री सी शोड रेगुलर फ्लक्चुएशंस, एक वर्ड आ जाएगा फ्लक्चुएशंस। तो ऐसे आपने इसकी ऊपर जो ऊपर जाएगी वो अपवर्ड ट्रेंड, जो नीचे आएगी वो डाउनवर्ड ट्रेंड, और जो रेगुलर चेंज हो रहे हैं वो फ्लक्चुएशंस शो कर रही है। याद क्या रखना है, एक्सपीरियंस्ड वर्ड ट्रेंड के साथ याद क्या रखना है, शोड, शो किया। ऐसे ही सेम तरीके के साथ बार ग्राफ काम करता है। अब मान लीजिए बार ग्राफ में क्या होता है, ये एक सिंगल चीज़ नहीं आती, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे 2-3 चीज़ें आती हैं, ऐसे देन ऐसे देन ऐसे, फिर ऐसे, फिर और ऊपर, ठीक है, फिर दूसरे वाला नीचे हो गया, तीसरे वाला ऊपर हो गया, ऐसे चीज़ें आती हैं। तो आपने क्या करना है, देखना है जो स्टार्टिंग वाला, जैसे ये ए है, ये ए है और ये बी है, ये ए तो यहाँ से ऊपर चला गया और बी और नीचे आ रहा है, मतलब ए का जो ट्रेंड है वो अपवर्ड है। फिर आप वैसे ही सेम तरीके के साथ लिख सकते हो, द फिगर्स ऑफ ए शोड अपवर्ड ट्रेंड, जो चीज़ नीचे आ रही है वो क्या कर रहा है, मतलब लाइन ग्राफ को भी आपने बार ग्राफ में कन्वर्ट कर देना। जस्ट उसके ऊपर एक ऐसे लाइन खींच के देखते जाओ कि कौन सा अपवर्ड जा रहा है, कौन सा डाउनवर्ड जा रहा है, और वैसे ही सेम तरीके के साथ आप यहाँ पे लिख देना। अगर आपको बात समझ आ गई हो तो अच्छी बात है, अगर ना आए तो कमेंट करके बता देना, मैं आपको फिर से अच्छे से वीडियो डाल दूंगा। लेकिन तरीका सेम है, बार ग्राफ के ऊपर लाइन खींचो, जो लाइन ऊपर जा रही है तो उसको अपवर्ड कर दो, जो नीचे आ रही है डाउनवर्ड कर दो, जिसमें फ्लक्चुएशंस आ रही हैं वो फ्लक्चुएटेड कर दो, ठीक है। ये थी अपनी ओवरऑल और टास्क 1 और इंट्रो, जितने भी डाटाबेस टास्क हैं सबकी। अब बात करते हैं बीपी की फॉर्मेशन, जिसमें बहुत सारे बच्चों को चीज़ें नहीं मालूम, ओके। तो वो चीज़ मैं आज आपको बड़े अच्छे से क्लियर करके जाऊंगा भी, वेरिएशन एक ही लाइन को कैसे कैसे लिख सकते हैं, ओके। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्या होता है इसमें। बात ऐसे होती है भाई भी, बच्चों को ये नहीं मालूम, मान लीजिए कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है तो बच्चे बार बार सेम तरीके की लाइनें ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसमें वेरिएशन लेके आते हैं। अब कैसे वेरिएशन लाएंगे, देखो कोई भी ग्राफ है, चाहे यहाँ पे मैं एक लाइन ग्राफ बनाता हूँ सबसे पहले,
सबसे पहले लाइन ग्राफ बनाता हूँ। मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ पे हुंडई कार की मैन्युफैक्चरिंग है, ये ऊपर जा रही है। ये हुंडई कार की मैन्युफैक्चरिंग है चाइना में, जो लगातार बढ़ रही है। ये टाटा मोटर्स की है, ये भी बढ़ रही है। ठीक है, ये आपकी एक और आ गई मारुति सुजुकी की, वो भी बढ़ रही है। अब बच्चों के पास क्या होता है, जब ऐसी चीज़ आ जाती है तो बच्चे कहते हैं मेरी रेपिटेशन आनी शुरू होगी। तो उस केस में उनके पास वेरिएशंस नहीं है सेंटेंस लिखने की भी। मेरी वेरिएशंस का यहाँ से मतलब है एक ही तरीके का जब ग्राफ आ जाता है तो बार बार सही सेम लाइन रिपीट होनी शुरू हो जाती है। तो वो चीज़ कैसे हैंडल करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो 4 के 4 डाटा बेस्ड है ना, जो लाइन, बार, पाई और टेबल, ये चारों के चारों में एक चीज़ कॉमन है जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। क्या चीज़ें कॉमन आती हैं वो चीज़ें बताता हूँ। मान लीजिए एक लाइन मैंने रैंडमली लिख दी, द कार प्रोडक्शन ऑफ टाटा मोटर्स was increased by 10% in China in the year of 2010। मान लीजिए एक रैंडम लाइन, ये किसी बच्चे ने एक लाइन लिखी। अब क्या होता है, इसमें क्या होती हैं, चार चीज़ें जो कॉमन होती हैं सारे में। वो क्या है, एक चीज़, सबसे पहली चीज़ भी, बात किसके बारे में हो रही है, कार प्रोडक्शन के बारे में बात हो रही है। चीज़ नंबर एक, कार प्रोडक्शन किसकी, टाटा मोटर्स की, मतलब बात तो सेम ही हो रही है। दूसरी चीज़ भी, वो जो चीज़ है वो इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, वो चीज़ कितनी इंक्रीज हुई है और कितनी डिक्रीज हुई है, तीन चीज़ होगी। और फाइनल आपकी आ जाती है कि वो जो चीज़ है वो कब इंक्रीज और कब डिक्रीज हुई है। ये चार चीज़ें आपके हर एक ग्राफ में आपको मिलेंगी भी। लिखोगे आप हर एक ग्राफ की लाइन में भी किसके बारे में बात हो रही है, वो इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, वो कितनी इंक्रीज हुई है, कितनी डिक्रीज हुई है और कब हुई है। ये चार चीज़ें आपको कॉमन मिलेंगी। ये आपको यहाँ पे मैं पॉइंट नंबर 1 दिखा देता हूँ। अब क्या है, अगर आपको वेरिएशन चाहिए, अब मैंने लिख दिया टाटा मोटर्स की जो 10% इंक्रीज होगी चाइना में। अब हुंडई की भी इंक्रीज हो रही है। अगर फिर मैं लिखूँ भी यहाँ पे हुंडई लगा दूँ, सारा सेम लिख दूँ, तो वो तो कोई बात नहीं ना बनी। अब उसमें वेरिएशन कैसे लानी है वो देखो तरीका। ठीक है, एक चीज़ मैंने ये लिख दी। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जो मेरे सेकंड पॉइंट है, सेकंड क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज वाला, उसको आगे लेकर आऊँगा और हुंडई वाला सेंटेंस बनाऊँगा। इसको मैं यहाँ से पकड़ के आगे लेकर आऊँगा यहाँ पे सेकंड नंबर पे। इसको मैं लिखूँगा, इंक्रीज डिक्रीज है आगे, तो मैं लिखूँगा एन इंक्रीज ऑफ अबाउट 10% was noticed in the production rate of cars, in the production rate of, यहाँ पे आप लिख सकते हैं हुंडई कार्स, जो भी है ना, हुंडई कार्स, थोड़ा सा ठीक, कार्स इन चाइना इन द ईयर ऑफ 2010। उसी लाइन को मैंने वेरिएशन बना दी, लेकिन इंक्रीज डिक्रीज वाली चीज़ आगे ले आया, तो सेम एक लाइन से दूसरी लाइन बन गई। तीसरी चीज़ क्या करनी है, अगर तीसरी चीज़ आगे ले आएंगे तो एक अलग लाइन निकल के सामने आएगी। तीसरी चीज़ क्या, 10%, एन इंक्रीमेंट, ए 10% ऑफ increment was accounted in the car production of, जो भी है, मारुति सुजुकी, है ना, इन चाइना, कब, इन 2010। तीन चीज़ें बन गई, ये आ गई आपकी सेकंड, ये बन गई आपकी थर्ड। एक ही लाइन से 3 लाइनें बन गई। चौथी बनानी है तो चौथी अब आपको लेकर आते हैं आगे। 4 नंबर है ये,
ये आ गया नंबर 4। चौथी सेंटेंस में, इन द ईयर ऑफ 2010 कार प्रोडक्शन ऑफ वॉक्सवैगन, कोई भी लगा लो, was inclined by 10% in China। 4 तरीकों के साथ। ये तो आगे 4 सिंपल तरीके जो आप इसको घुमा के वर्ड्स को आगे पीछे करके लिख सकते हो। अब आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट, और बताऊंगा, एक नहीं आपको 6 से 7 तरीके बताऊंगा भी कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन। देखो एक जो बीपी बनता है ना टास्क 1 का, वो ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 लाइनों का कॉम्बिनेशन होता है। और अभी मैं आपको 6-7 लाइनें की वेरिएशन बता दूंगा। अभी एक बीपी में आपकी लाइनें जो रिपीट नहीं होंगी। तो ये तो आगे 4 तरीके। अब आपका बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है, ये आगे आपके 4 तरीके। अब आपका नेक्स्ट बात करते हैं 5वां तरीका क्या है। नंबर 5 आप क्या कर सकते हो, आप अपना सेंटेंस शुरू कर सकते हो देयर हैड बीन से। आपके माइंड में बात आनी चाहिए देयर हैड बीन, ये चीज़ आपने याद करनी है। अभी मैं कोई एक सेंटेंस बनाऊंगा जिसमें मैं देयर हैड बीन लगाऊंगा। देयर हैड बीन, आगे चीज़ें सेम ही होती हैं। देयर हैड बीन एन इंक्रीमेंट इन द, थोड़ा बहुत घुमा दो इसको, हैड बीन एन इंक्रीमेंट इन द प्रोडक्शन रेट, मैं कर देता हूँ यहाँ पे, प्रोडक्शन रेट ऑफ टाटा मोटर्स was noticed with 10% in China in the year of 2010। 5 तरीकों से लिख दी आप। 6 नंबर 6 आप यहाँ पे डाल सकते हो, देयर वॉज से भी शुरू कर सकते हो। देयर वॉज से सेम चीज़ आप लिख दो, लेकिन आपकी जो लाइन है वो देयर वॉज से शुरू हो सकती है। लाइन जो हो सकती है वो किसी और कंट्री की, किसी और कार प्रोडक्शन की हो सकती है। देयर वॉज से भी शुरू कर सकती हो। एक सेंटेंस में आपको बताता हूँ हैविंग वाला, ये इसको थोड़ा सा अच्छे समझना। मान लो ये आपका लाइन ग्राफ है, यहाँ से एक चीज़ ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई, ठीक है, नीचे आई फिर ऊपर गई। आपने क्या करना है, आपने लिखना है हैविंग से। ये सेंटेंस वहाँ पे लगेगा, यहाँ पे कोई चीज़ नीचे आगे ऊपर जा रही हो, ये चीज़ याद रखना। हैविंग एन डिक्रीज ऑफ, मान लो यहाँ पे कोई परसेंटेज थी वो 20 थी, ये जो है यहाँ पे आ गई ये 10 पे, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें डिफरेंस आया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10% का डिफरेंस आ गया। हैविंग एन डिक्रीज ऑफ अबाउट 10%, ए बी सी। हैविंग यहाँ से लेकर यहाँ तक 10% आ गए, क्योंकि यहाँ पे 20 था, यहाँ पे 10। हैविंग एन डिक्रीज ऑफ अबाउट 10% द प्रोडक्शन ऑफ कार अगेन इंक्रीज्ड, फिर इंक्रीज हुई, यहाँ से लेकर यहाँ पे डिफरेंस आया, फिर ये इंक्रीज हुई, अगेन इंक्रीज्ड टू, यहाँ से कितने परसेंट पे पहुँच गई, मान लो यहाँ पे 40 पे पहुँच गई, अगेन इंक्रीज टू 40% इन द ईयर ऑफ, यहाँ पे जो भी ईयर था यहाँ पे ला लो 2015 था, इन द ईयर ऑफ 2015। तो ऐसे आप कोई भी चीज़ जो डिक्रीज होकर इंक्रीज होती है उसको आपके माइंड में होना चाहिए। भी मैं हैविंग वाला एक सेंटेंस बनाऊंगा, हैविंग एंड, अगर ऐसा भी हो सकता है भी कोई चीज़ इंक्रीज होके ऐसे गिरी हो तो भी लिख सकते हो हैविंग एन, यहाँ इंक्रीज की जगह में डिक्रीज लिख दो, अगेन डिक्रीज लिख दो, ठीक है। हैविंग एन डिक्रीज ऑफ अबाउट 10% द प्रोडक्शन ऑफ कार अगेन इंक्रीज टू 40% इन द ईयर ऑफ 2015। तो ऐसे आपका एक बड़ी अच्छे से वेरिएशंस बनती हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छे से ऐसे वेरिएशन बनेंगे। देखो 6 से 7 तरीके बहुत होते हैं। एक जो वेरिएशन, अगर आप इतने तरीके की वेरिएशन डालोगे एग्जामिनर अपने आप ही इम्प्रेस हो जाएगा आपसे, ठीक है। सो ऐसे अगर आप अपने चाहे पाई है, चाहे आपका लाइन है, चाहे आपका बार है, चाहे आपका टेबल है, सभी में यही फॉर्मेशन यूज़ होगी। आप करके देखना, आपको बड़ा ही ईजी लगेगा चीज़ें।
आपकी चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे आपने अपनी सेंटेंस फॉर्मेशन करनी है टास्क 1 में। अभी क्या कर रहा हूँ मैं, आने वाली हो सकता है कल से ही शायद मैं शुरू करूँ सीरीज़, जिसमें मैं टास्क 1 का हर एक टाइप कवर करूँगा। तो उसमें भी आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। टास्क 2 की जो हमारी प्लेलिस्ट है प्रॉपर टास्क 2 की, जिसमें मैंने हर एक टास्क को कवर किया है, आपको अपने चैनल पे मिल जाएंगी। जो प्लेलिस्ट का टैग है आपको ऊपर मिल जाएगा या लास्ट में आपको एंड स्क्रीन मिल जाएगी। तो जाकर आप जल्दी से जल्दी वो वीडियोस भी देख लें और जिसका आपको फ़ायदा हो सकता है। तो अगर आपको इसके अलावा सेंटेंस फॉर्मेशन टास्क 2 की चाहिए, तब भी आप मुझे कमेंट करके बता दो, मैं आपको अच्छे से सेंटेंस फॉर्मेशन करवा दूंगा। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करना मत भूलें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी और वीडियो में।